हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक गोल्ड मास्टर अपने कुछ लोगों को लेकर उसी लोटस फ्लावर के पास आ चुका था, जहां उसकी मुलाकात एक और डीमन मास्टर के साथ भी होती है और उन दोनों ने मिलकर वहां पे उस लोटस फ्लावर के ट्रेस को हासिल करने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे उस लोटस फ्लावर के पास आते हैं तो उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देने लगी थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ उन सभी लोगों को अपने कानों में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि गुस्से से वहाँ पे उन सभी से कह रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे आकर ऑफेंड करने की। उस खतरनाक आवाज को सुनकर तो हम देखते हैं कि उस ओल्ड मास्टर के साथ आए हुए सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, कौन हो तुम? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। जिसपे वो आवाज जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनजुआन ही निकाल रहा था। वो वहाँ पे उन सभी को और ज्यादा डराते हुए कहता है कि मैं उस पेंटिंग वाला स्पिरिट हूँ, इसलिए अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम सभी लोगों का यहाँ पे बहुत ही बुरा अंजाम होगा। लेकिन जिनजुआन की ये बात सुनकर मास्टर चू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि उस पेंटिंग के अंदर रहने वाली स्पिरिट एक फायरी है, लेकिन ये आवाज तो मुझे किसी ओल्ड मैन की लग रही है। अब मास्टर चू की ये बात सुनकर बेचारा जिनजुआन भी वहाँ पे एक पल के लिए हड़बड़ा गया था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए उन लोगों से कहता है, मैं बस एक स्पिरिट हूँ, मेरी कोई भी ट्रू फॉर्म नहीं है, इसलिए मैं किसी भी आवाज में बात कर सकता हूँ। लेकिन जिनजुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर चू के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए अपने डिमोनिक वेपन को भी समन कर लिया था और जिनजुआन को वहाँ पे बाहर लाने के लिए उसने सीधा वहाँ पे लोटस फ्लावर वाली पेंटिंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जो कि अगर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती तो जिनजुआन का दोस्त फैंग हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाता। इसलिए मजबूरन जिनजुआन को भी वहाँ पे मास्टर चू के अटैक को रोकने के लिए सामने आना पड़ा था, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे हंसते हुए मास्टर चू से कहता है, मानना पड़ेगा आपकी स्पिरिचुअल आइज वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, जो आपने यहाँ पे इस लड़की की ट्रिक को पहले ही समझ लिया था। अब मुझे लग रहा है कि आपके साथ डील करना वाकई मेरा काफी अच्छा फैसला था। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर मास्टर चू वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, ओल्ड मैन बस थोड़ा सा और इंतजार करो, अभी मैं तुम्हें भी यहाँ पे तुम्हारे लोगों के साथ ठिकाने लगा देने वाला हूँ, जिसके बाद ये स्पिरिट पेंटिंग भी मेरी होगी। और ये सोचकर मास्टर चू उसे वहाँ पे चन्ने के जाल पे चढ़ाते हुए कहता है, अब आपके मेरे साथ होते हुए मुझे कुछ तो कारनामा करके दिखाना ही था। जिसपे वो ओल्ड मास्टर भी मास्टर चू की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन अब आगे का मैटर मेरी ये जूनियर्स ही संभाल लेंगे। और ये कहकर ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे अपने डिसेबल्स को जिनजुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था, जिनका जिनजुआन भी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे एक वॉरियर पीछे से जिनजुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी फेंग भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए बाहर आ चुका था और देखते ही देखते उस वॉरियर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे भी फेंक दिया था, जो देखकर अब वो सभी लोग वहाँ पे मिलकर एक साथ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर फेंग ने भी वहाँ पे अपने जेट क्लिसमैन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे ठिकाने लगा दिया था और जिनजुआन भी वहाँ पे फेंग को बाहर आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। जबकि मास्टर चू वहाँ पे उन दोनों को धमकी देते हुए कहता है कि ये पेंटिंग ट्रेजर इस ग्रीन वैली का सबसे खास ट्रेजर है, जिसकी न जाने हम लोग कब से तलाश कर रहे थे, इसलिए अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। मास्टर चू की ये बात सुनकर जिनजुआन भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे जवाब देते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इस लोटस फ्लावर को पहले हमने ढूंढा था तो इसलिए इस ट्रेजर के ऊपर सबसे पहला हक भी हमारा ही होगा। जबकि फेंग वहाँ पे कोल्ड टूर में मास्टर चू से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से ना चाहें तो तुम हमारा क्या बेकार लोगे। जिस पे मास्टर चू की बजाय वो ओल्ड मास्टर जवाब देते हुए कहता है, तो फिर अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर रहम नहीं दिखाया था। और ये कहकर उस ओल्ड मास्टर ने अचानक के ऊपर हवा में उठते हुए अपनी स्पिरिचुअल छड़ी की मदद से वहाँ पे फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए फेंग की बजाय जिनजुआन वहाँ पे आगे आ गया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के अटैक को भी रोक लिया था। अपने उस अटैक को वहाँ पे इस तरह से बिगाड़ जाते हुए देखकर वो ओल्ड मास्टर खुद अब वहाँ पे जिनजुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिनजुआन भी वहाँ पे उसके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो भी उसके अटैक के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चू ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल डिमोनिक वेपन्स की मदद से वहाँ पे फेंग के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, पर फेंग वहाँ पे उसके सभी हमलों को डोज करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। इसी बीच उस ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे एक बार फिर से जिनजुआन की सोर्ड को पकड़ लिया था और जब जिनजुआन अपनी सोर्ड को छुड़ाने के लिए उस ओल्ड मास्टर को अपनी तरफ खींचता है तो उस ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी स्पिरिट नीडल का इस्तेमाल करते हुए जिनजुआन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस ओल्ड मास्टर के इस अटैक का वहाँ पे जिनजुआन के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता और उसने वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए उस ओल्ड मास्टर को उठाकर पीछे फेंक दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग लगातार वहाँ पे अपने क्लिसमैन्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चू के हमलों को रोकते हुए वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था और आगे बढ़कर अचानक ही फेंग ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते बेचारा मास्टर चू वहाँ से उड़ता हुआ सीधा नीचे आ गिरा था। जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे फेंग के साथ साथ जिनजुआन की भी तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा इन दोनों लड़कों में कुछ तो बात है। जिसपे मास्टर चू वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर से कहता है
कि मैं यहाँ पे बहुत ही इजीली उन दोनों को संभाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम देना होगा। जिसपे वो ओल्ड मास्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने अटैक को रेडी करो, तब तक मैं अकेले यहाँ पे इन दोनों को संभालने की कोशिश करता हूँ। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर मास्टर चू वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ऊपर हवा में उठ के आता, जबकि ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे फेंग और जिनजुआन को रोकने के लिए अपनी कुछ स्पिरिट नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे फेंग और जिनजुआन के चारों तरफ एक ट्रैप बैरियर बनाना शुरू कर दिया था। और जब वो ओल्ड मास्टर का बैरियर बनकर वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो वो वहाँ पे फेंग और जिनजुआन दोनों को धमकी देते हुए कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम दोनों बचकर कहाँ भाग पाते हो। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर जिनजुआन वहाँ पे फेंग से कहता है, ब्रदर आप फिक्र मत करो, मैं अभी इसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। लेकिन ये कहकर जैसे ही जिनजुआन वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। जिसपे फेंग वहाँ पे जिनजुआन को बताता है कि इस फॉर्मेशन ने यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल पावर्स को सप्रेस कर दिया है, जिसके चलते हम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इस फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए इसे अपना पूरा फोकस इस फॉर्मेशन के ऊपर ही लगाना होगा, जिसका मतलब है कि ये हमें इस फॉर्मेशन के अंदर मार भी नहीं सकता। जिसपे जिनजुआन वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि अगर ये हमें यहाँ पे मार नहीं सकता तो फिर इस फॉर्मेशन का बनाने का फायदा ही क्या था। जिसपे फेंग वहाँ पे मास्टर चू की तरफ देखते हुए कहता है कि उसका फायदा तो सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें ये ओल्ड मास्टर नहीं बल्कि वो डीमन मास्टर मारने वाला है। और अभी फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर चू वहाँ पे काफी हद तक अपनी डीमन पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, जो देखकर फेंग भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि इसके अंदर से तो काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि ये एक डीमन मास्टर है। लेकिन अभी फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी मास्टर चू ने अचानक ही वहाँ पे चारों तरफ अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उस डिमोनिक एनर्जी ने वहाँ पे एक डिमोनिक ड्रैगन का रूप ले लिया था, जिसे देखकर मास्टर चू वहाँ पे एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसते हुए फेंग से कहता है कि अब अगर तुम लोग ज्यादा भयानक मौत नहीं मरना चाहते तो चुपचाप मेरे डिमोनिक ड्रैगन का खाना बन जाओ, इसमें तुम्हें मरते हुए ज्यादा पेन भी नहीं होगा। और अभी मास्टर चू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उस डिमोनिक ड्रैगन ने अचानक ही वहाँ पे फेंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसे फेंग ने भी वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जबकि फेंग को वहाँ पे इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए देखकर जिनजुआन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ब्रदर तो आप इस फॉर्मेशन के अंदर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हो, आप तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के हो। जबकि वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे मास्टर चू के डिमोनिक ड्रैगन की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा ये डिमोनिक ड्रैगन वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके चलते अब हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा था और उसी के साथ फेंग को धमकी देते हुए कहता है कि अब तो डिमोनिक ड्रैगन भी हमारे साथ है, अब मैं देखता हूँ कि उस स्पिरिट पेंटिंग को लेने से हमें कौन रोक पाता है। लेकिन अभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली स्पीयर को बाहर निकालते हुए उसे ऊपर हवा में उछाल दिया था। और उसके पीछे पीछे फेंग खुद भी ऊपर हवा में आ गया था, जहाँ जैसे ही वो अपने हेवनली स्पीयर को छूता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही उसका हेवनली स्पीयर वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगा था और उसके अंदर आइस सोल की एक मिस्टीरियस पावर आ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए फेंग ने अपने स्पीयर को वहाँ पे बहुत ही तेजी से नीचे जमीन पे दे मारा था। और ऐसा होते वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि वो सोल मास्टर की लगाई हुई वो ट्रैप फॉर्मेशन भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इवन इस सब के साथ साथ वो ओल्ड मास्टर खुद भी वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जिसके बाद अब फेंग की नजरें वहाँ पे उस ड्रैगन के ऊपर आके टिक गई थी, जिसे देखकर फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर चू से कहता है, तो तुम अपने इस ड्रैगन के चलते इतना ज्यादा उड़ रहे थे, अभी मैं तुम्हें ट्रू ड्रैगन की पावर दिखाता हूँ। लेकिन फेंग की ये बात सुनकर मास्टर चू वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपने डिमोनिक ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया था, जिससे फेंग ने अपने हेवनली स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली वहाँ पे रोक लिया था और अपने हेवनली स्पीयर की आइस सोल मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहाँ पे उस डिमोनिक ड्रैगन के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिससे वो डिमोनिक ड्रैगन भी किसी तरह से खुद को वहाँ पे बचा लेता है। और उसी के साथ साथ उस डिमोनिक ड्रैगन ने अचानक आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे फेंग के ऊपर हमला कर दिया था, पर फेंग भी साइड पे जंप करते हुए बच जाता है। और इस तरह अब उन दोनों के ही बीच में वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी और वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे मास्टर चू की मदद करने के लिए अचानक ही अपनी उस मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक ही जिनजुआन ने बीच में आते हुए उसके अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे वहाँ पे चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, जिसपे वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे जिनजुआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे उस डिमोनिक ड्रैगन से बचते हुए थोड़ा पीछे आ गया था और जब वो डिमोनिक ड्रैगन वहाँ पे पीछे से फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो फेंग ने अचानक के ऊपर हवा में जंप लगा दी थी और उसी के साथ साथ उसने अपने हेवनली स्पीयर की आइस सोल मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से उस डिमोनिक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे उस डिमोनिक ड्रैगन को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था और फेंग के इस आइस सोल मिस्टीरियस अटैक की वजह से वो डिमोनिक ड्रैगन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर चू अचानक ही आगे बढ़ते हुए वहाँ पे फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फेंग समय रहते ही अपने स्पीयर को आगे करते हुए किसी तरह से वहाँ पे उस मास्टर चू के अटैक से बच गया था और उसी के साथ फेंग वहाँ पे मास्टर चू का मजाक उड़ाते हुए कहता है
कि तुम्हारा वो डिमोनिक ड्रैगन तुम्हारा जा चुका है, तो अब तुम यहाँ पे अपनी कौन सी नई चाल का इस्तेमाल करने वाले हो। जिसपे मास्टर चू वहाँ पे जो सहते हुए फेंग से कहता है कि वो डिमोनिक ड्रैगन तो मेरे पास का बस एक छोटा सा हिस्सा था, अब मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी ट्रू डिमोनिक पावर का मजा चखाता हूँ। और ये कहकर मास्टर चू ने वहाँ पे एक बार फिर से डिमोनिक एनर्जी को कंडेंस करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो डिमोनिक एनर्जी वहाँ पे मास्टर चू की बॉडी के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि मास्टर चू वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। लेकिन फेंग को वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मास्टर चू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस मामूली से कल्टीवेशन लेवल के चलते तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो, बेवकूफ कहीं के। मेरे साथ फाइट करने से पहले एक बार मेरे बारे में अच्छी तरह से जान तो लेते। ऐसी मामूली सी डिमोनिक पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी इस डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और ये कहते कहते फेंग ने अचानक वहाँ पे अपनी हेमल स्पेशल पावर्स को रिलीज कर दिया था। जिसकी रिलीज होती हम देखते हैं कि मास्टर चू की सारी डिमोनिक पावर्स वहाँ पे सप्रेस होने लगी थी। और बेचारा मास्टर चू वहाँ पे कुछ समय पाता, उससे पहले फेंग ने वहाँ पे अपनी हेमल स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। जिसे बेचारा मास्टर चू वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर रोकने की कोशिश करते हुए फेंग से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने यहाँ पे इतना इजीली मेरी डिमोनिक पावर्स को सप्रेस कैसे कर दिया। तुम तो बस एक मामूली से की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर दिखाई दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब बेचारा मास्टर चू यहाँ पे कहाँ जानता था कि फेंग तो की रिफाइनिंग स्टेज के उस लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ बड़े से बड़े कल्टीवेटर अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं पहुंच पाते। फेंग भी एसएस टजू की तरह की रिफाइनिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तो क्या लगता है, क्या फेंग भी आगे चलकर एसएस टजू की तरह ही पावरफुल बनने वाला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं मास्टर चू की सारी बातें सुनकर फेंग वहाँ पे कोल टून में मास्टर चू से कहता है कि मेरे बारे में जानने की अभी तुम्हारी औकात नहीं है। और ये कहकर फेंग ने अचानक वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते बेचारा मास्टर चू वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ओल्ड मास्टर ने अचानक वहाँ पे जिनजुआन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। लेकिन जैसे ही वो दोबारा वहाँ पे जिनजुआन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक करता है, तो फेंग उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ पे जिनजुआन के सामने आगे खड़ा हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर चू तो अचानक वहाँ से भाग जाता है। और वो ओल्ड मास्टर जो कि वहाँ पे ये सब देख रहा था, वो थोड़ा परेशान होते हुए खुद से कहता है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अकेला तो यहाँ पे इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं भी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से भाग जाऊँ यहाँ से। लेकिन अभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसके पास उड़ते हुए एक जेट टलिस्मैन आता है जो कि फोक्स अलायंस की तरफ से ही था। और उसके अंदर हेमल इनोवेशन इनवुड के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसे फेंग ने फोक्स अलायंस से जुड़ाया था। उस जेट टलिस्मैन को देखकर उस ओल्ड मास्टर के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी। और उसी के साथ साथ उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये लड़का कोई और नहीं बल्कि किन फेंग मिंग ही है, जिसे फोक्स अलायंस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ढूंढ रहा है। पर अभी बेचारा वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हुए उस ओल्ड मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर जिनजुआन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी सोट वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर की गर्दन के ऊपर रख दी थी, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे घबराते हुए जिनजुआन से कहता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, अपनी जान के बदले मैं अपना सबसे कीमती टायर भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे फेंग आगे आकर उससे कहता है तो दिखाओ मुझे अपना टायर, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा खास है। अब फेंग की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर फेंग को वहाँ पे अपने टायर के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास हेमल इनोवेशन इनवुड है जो कि 3 सेक्रेट ट्रीज में से एक है, और मेरे ख्याल से मेरी जान के बदले में वो टायर काफी रहेगा। नोरेशिंग इनवुड का नाम सुनकर फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और ऊपर से जिनजुआन भी वहाँ पे फेंग को नोरेशिंग इनवुड के बारे में बताते हुए कहता है कि वो तीनों सेक्रेट ट्रीज में से टॉप पे आता है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें उसे ले लेना चाहिए क्योंकि नोरेशिंग इनवुड वाकई एक बहुत ज्यादा खास टायर है। पर अभी जिनजुआन फेंग से वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर उस ओल्ड मास्टर ने अचानक ही वहाँ पे जिनजुआन के ऊपर अटैक कर दिया था और खुद बहुत ही तेजी से वहाँ से भागकर जाने लगा था। इवन भागते भागते वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पिरिट नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग और जिनजुआन को अपनी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन फेंग वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके अटैक से बच गया था, जबकि बेचारा जिनजुआन दोबारा वहाँ पे उसकी ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था और उससे कुछ घोस्ट स्पिरिट्स ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे जिनजुआन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। और फेंग जो कि वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के पीछे जा रहा था, वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता तो इसका मतलब है कि फोक्स अलायंस की वो न्यूज सच थी, वाकई नोरेशिंग इनवुड को तुमने चुरा लिया है, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं उसे लेने के लिए तुमसे वापस आऊंगा। और ये कहते हुए उस ओल्ड मास्टर ने अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन फेंग भी कम चालाक नहीं था, उसने भी जल्दी से अपने गेट टलिस्मैन वहाँ पे ओल्ड मास्टर के पीछे लगा दिया था ताकि वो बाद में आसानी से उस ओल्ड मास्टर को ढूंढ सके। हालांकि जिनजुआन तो बेचारा अभी तक भी वहाँ पे फेंग को उसके पीछे जाने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसके मुताबिक अभी नोरेशिंग इनवुड ज्यादा जरूरी था। लेकिन फेंग वहाँ पे जिनजुआन की जान को खतरे में डालकर अकेला कैसे जा सकता था, इसलिए फेंग ने वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के पीछे जाने की बजाय अपने सन शूटिंग टलिस्मैन को बाहर निकाल लिया था। जबकि जिनजुआन बेचारा अभी तक भी वहाँ पे अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए उन घोस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी
किसी भी अटैक का उन घोस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग ने वहाँ पे अपने सन शूटिंग टलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक तीर कमान में चेंज कर दिया था और उसे वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद फेंग खुद भी वहाँ पे जिनसुआन के पास आ जाता है, जहाँ फेंग को इस तरह से अपने लिए वापस आते हुए देखकर जिनसुआन के दिल में अब फेंग के लिए और भी ज्यादा इज्जत पड़ चुकी थी। लेकिन वो दोनों अभी वहाँ पे आपस में बात कर पाते उससे पहले फेंग को वहाँ पे जुनर की आवाज सुनाई देती है, जो कि फेंग को जल्दी से वहाँ पे उस पेंटिंग के अंदर आने के लिए कह रही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे वहाँ पे लिंग जी को होश आने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हेमली पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वाकई लिंग जी को अब होश आ चुका था, जो देखकर जुनर खुश होते हुए अपनी बहन से सवाल करके पूछती है, मेरी बहन लिंग जी अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जिसपे लिंग जी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी स्पिरिट बॉडी के ऊपर इंजरीज नहीं आती तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बीच हम देखते हैं कि फेंग भी जिनसुआन को लेकर वहाँ पे उसी हेमली पैलेस के अंदर ही आ गया था और उस हेमली पैलेस को देखकर तो जिनसुआन वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वहीं फेंग जिनसुआन को जुनर और लिंग जी से मिलवाते हुए कहता है कि इससे मिलो, ये मेरा नया दोस्त जिनसुआन है। और ये कहते हुए फेंग वहाँ पे लिंग जी को ग्रीट करता है, जिसपे लिंग जी वहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम्हें देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हो? जिसपे फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, क्या वाकई मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था? क्या आप जानती है कि एक कॉन्टिनेंट से होते हुए दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर कैसे जाया जा सकता है? फेंग की ये बात सुनकर वहाँ पे जुनर के साथ साथ लिंग जी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और जुनर तो वहाँ पे फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिसपे फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि असल में मैं इस दी ग्रेट यू किंगडम से बिलोंग नहीं करता, मैं एक डार्लिंग किंगडम नाम के कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर तो लिंग जी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए फेंग को बताती है कि ये जगह तो डार्लिंग किंगडम से बहुत ही ज्यादा दूर है, ऊपर से डार्लिंग किंगडम और द ग्रेट यू किंगडम के बीच में एक एंडलेस सी भी आता है और अगर मैं उस एंडलेस सी को क्रॉस करने की कोशिश करूँ तो मुझे उस एंडलेस सी को क्रॉस करने में हजारों साल लग जाएंगे और ऊपर से उस एंडलेस सी के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है कि जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इवन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक के कल्टीवेटर्स भी एंडलेस सी से उड़ते हुए नहीं जा सकते, क्योंकि एंडलेस सी रियलम के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो उन्हें उड़ते हुए ही वहाँ पे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम डार्लिंग किंगडम से हो तो तुम उस एंडलेस सी को पार करते हुए यहाँ पे कैसे आ गए? वही लिंग जी की सारी बातें सुनकर फेंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या मुझे वापस अपने कॉन्टिनेंट के अंदर जाने में हजारों साल लगेंगे? क्या वहाँ जाने का कोई और रास्ता नहीं है? क्योंकि मैं जल्द से जल्द वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और ये कहकर फेंग अचानक वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहता है कि मैं भला जुई और बाकी सभी को हजारों साल कैसे इंतजार करवा सकता हूँ? फेंग की ये बात सुनकर लिंग जी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी लाइफ में तो काफी सारी लड़कियां मौजूद है, लेकिन इससे आगे लिंग जी वहाँ पे कुछ कह पाती उससे पहले जुनर उसे वहाँ पे अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है, मेरी बहन लिंग जी तुम एक और रास्ते के बारे में भी जानती हो ना, तो प्लीज फेंग को उस रास्ते के बारे में बता दो, क्योंकि उस रास्ते के बारे में जानने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जुनर की ये बात सुनकर लिंग जी वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहती है, नहीं मैं उस रास्ते के बारे में नहीं बताने वाली, क्योंकि उस रास्ते से तो जा पाना पॉसिबल ही नहीं है। और ये कहकर लिंग जी वहाँ पे फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुमने कभी क्यान कुन बॉक्स के बारे में सुना है? अगर वो क्यान कुन बॉक्स तुम्हारे हाथ में लग जाता है तो तुम उसका इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। और रही बात दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर ट्रैवल करने की, तो उसे तो तुम एक ही झटके में पार कर लोगे। मिस लिंग जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि फेंग के साथ साथ जिनसुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, आप मुझे बता दीजिए कि वो क्यान कुन बॉक्स है कहाँ पे। मैं अभी उसे अपने भाई फेंग के लिए ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि मैं अपने बिग ब्रदर फेंग को वापस अपने प्यारों के पास भेज सकूं। बेचारे जिनसुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग जी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगी थी और वो हंसते हुए उन्हें वहाँ पे बताती है कि अगर वो क्यान कुन बॉक्स तुम्हारे हाथों में लग भी जाता है तो उसे कंट्रोल कर पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसलिए तुम्हें बोल रही थी कि वो मेथड प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी उस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाया। मिस लिंग जी की ये बात सुनकर फेंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? क्या उस क्यान कुन बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए किसी स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है? जिसपे मिस लिंग जी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि भले हम उस क्यान कुन बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए एक कॉन्टिनेंट से होते हुए दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकते हैं, पर ऐसा करने से पहले सबसे पहले हमें खुद को उस क्यान कुन बॉक्स का मास्टर बनाना होता है। और ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एनर्जी का होना जरूरी है। हमारी कॉन्शियसनेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उस क्यान कुन बॉक्स को कंट्रोल करना भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा इजी होगा। और मैं क्योंकि खुद तुम्हारी पावर्स को देख चुके हूँ, तो मुझे पता है कि तुम की रिफाइनिंग स्टेज में होते हुए भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम उस ज्ञान कुन बॉक्स को कंट्रोल कर सको। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे लिए उस ज्ञान कुन बॉक्स को कंट्रोल कर पाना आसमान के ऊपर चढ़ने के बराबर है। फेंग जो कि मिस लिंग जी की सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, वो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मुझे एक बार मेरे मास्टर ने बताया था कि मेरी कॉन्शियसनेस बाकी आम लोगों की कॉन्शियसनेस से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और जब से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तब तो मेरी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार
बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अगर फिर भी ये कैनकुन बॉस को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है तो मेरे पास उसका एक और आइडिया भी है। क्यों ना हम लोग उस नोरेशिंग यिनवुड का इस्तेमाल करें। हो सकता है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं उस कैनकुन बॉस को भी कंट्रोल कर सकूं। नोरेशिंग यिनवुड का नाम सुनकर तो बेचारी जुनर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अचानक ही वहाँ पे उदास होते हुए फेंग को बताती है। लेकिन वो नोरेशिंग यिनवुड तो खुद ब खुद ही मेरे हाथों से रिफाइन हो गया था। और ये कहकर बेचारी जुनर वहाँ पे फेंग से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता कि वो नोरेशिंग यिनवुड आगे चलकर तुम्हारे इतने ज्यादा काम आने वाला है तो मैं पहले ही उस नोरेशिंग यिनवुड को खुद से दूर रखती। अब जुनर की ये बात सुनकर तो फेंग भी वहाँ पे उदास हो गया था, क्योंकि अब वहाँ पे उसकी बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी जिनजुआन फेंग को वहाँ पे बताता है कि वो ओल्ड मास्टर जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमसे बचते हुए भागा था, उसके पास भी तो नोरेशिंग यिनवुड का एक हिस्सा था। जिनजुआन की ये बात सुनकर जुनर वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि अगर उस पर्सन ने खुद ये नोरेशिंग वुड के बारे में बताया था तो ये भी हो सकता है कि वो तुम लोगों को ट्रैप करना चाहता हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को उसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी चाल भी हो सकती है। जुनर की ये बात सुनकर फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ये तो इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी का रूल है कि अगर हमें पावरफुल बनना है तो हमें इस तरह के रिस्क उठाने ही पड़ेंगे। अगर हम लोग इस तरह के खतरों से डर जाते हैं तो एक मोर्टल में और हमें क्या ही फर्क रह जाएगा। इसलिए हमें खुद को पावरफुल बनाने के लिए थोड़ा खतरा तो उठाना ही होगा। और उस नोरेशिंग यिनवुड को तो हासिल करने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मुझे वापस मेरे घर में ले जाने का रास्ता है। फेंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जुनर के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी सिर्फ फेंग की वजह से ही जिंदा थी। अगर उसे बचाने के लिए फेंग ने वहाँ पे उस समय रिस्क ना लिया होता तो फोक्स अलायंस के लोगों ने उसे अब तक न जाने कब का मार दिया होता। वहीं मिस लिंगजी वहाँ पे उन लोगों को इस तरह से इमोशनल होते हुए देखकर उन लोगों से कहती है कि अब मेरे रेस्ट करने का समय हो चुका है, तो तुम लोग जल्दी से जाकर उस नोरेशिंग यिनवुड को ढूंढने की कोशिश करो। और जब तक तुम लोगों को वो नहीं मिल जाता नोरेशिंग यिनवुड नहीं मिल जाता, मुझे दोबारा परेशान करने की कोशिश मत करना। जिसपे फेंग उसे वहाँ पे इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। और उसके बाद वो जिनजुआन के साथ वहाँ से जाने लगा था। जहाँ जाते हुए जिनजुआन वहाँ पे फेंग से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि उस ट्रैकिंग टलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही जल्द उस ओल्ड मैन को ढूंढ लेंगे। जिसपे फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम्हें जल्दी हो रही है उस ओल्ड मास्टर को ढूंढने की। वहीं उन लोगों को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर जुनर बेचारी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे अब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। और जुनर को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर मिस लिंगजी वहाँ पे उससे कहती है कि वो डिफेंसिव स्क्रॉल अभी भी वहीं पे मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम एक बार अपने साथ साथ अपने साथियों की जान भी बचा सकती हो। तो अगर तुम भी उनके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मिस लिंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए मिस लिंगजी से कहती है कि तुम बस हमारा इंतजार करना, हम बहुत ही जल्द उस नोरेशिंग यिनवुड को लेकर वापस लौटेंगे। और ये कहते हुए जुनर भी वहाँ पे फेंग और जिनजुआन के पीछे चली गई थी। हालांकि लिंगजी को वहाँ पे अपनी बहन की चिंता तो काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो एक स्पिरिट थी इसलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद देखते देखते वो तीनों वहाँ पे उस पेंडिंग से होते हुए बाहर आ गए थे। जहाँ बाहर आती सबसे पहले फेंग वहाँ पे अपनी टलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए उस लोटस फ्लावर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है, ताकि मिस लिंगजी को वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद सीन चेंज होकर हम हाल मास्टर यिन को देखते हैं, जो कि अपने लोगों के साथ उसी नोरेशिंग यिनवुड की तलाश में एक जंगल के अंदर आई हुई थी। जहाँ आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे अपने सामने एक नोरेशिंग यिनवुड वाला एंशिएंट ट्री दिखाई देता है, जिसे देखकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि इसकी मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से उस नोरेशिंग यिनवुड को तलाश कर सकते हैं। और ये कहकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे अपने लोगों को उस एंशिएंट ट्री की तरफ आगे बढ़ने का आदेश दे देती है। जहाँ वो सभी लोग भी सावधानी से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उस एंशिएंट ट्री के करीब जाने लगे थे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे अपने सामने कुछ बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, जिन्हें देखते ही हाल मास्टर यिन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। और वो जल्दी से चिल्लाते हुए वहाँ पे अपने लोगों से कहती है कि ये बोन ईटिंग बटरफ्लाइज हैं, इनसे बच के रहना। लेकिन अभी हाल मास्टर यिन वहाँ पे अपने लोगों को ये सब बता ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उन बटरफ्लाइज ने वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि वहाँ पे किसी को समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और देखते ही देखते उन बटरफ्लाइज ने वहाँ पे उनके आधे से ज्यादा लोगों को तो वहाँ पे खा लिया था, जो देखकर हाल मास्टर यिन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन बोन बटरफ्लाइज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ से भगा दिया था। लेकिन अभी वो इस मुसीबत से निकले नहीं थे कि तभी उस एंशिएंट ट्री की स्पिरिचुअल रूट्स ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बचे हुए कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें भी वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था, जो देखकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन स्पिरिचुअल रूट्स को काटने की कोशिश करती है। लेकिन वो वहाँ पे जितना ज्यादा स्पिरिचुअल रूट्स को काट रही थी, उन स्पिरिचुअल रूट्स की तादाद वहाँ पे उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जो देखकर हाल मास्टर यिन ने वहाँ पे जल्दी से अपने साथ साथ अपने लोगों को बचाने के लिए अपने चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था। और उसी के साथ साथ हाल मास्टर यिन ने वहाँ पे अपने लोगों को अपनी पास को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे फायर फॉर्मेशन को भी क्रिएट करने का आदेश दे दिया था। और देखते ही देखते उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी पास को कंबाइन करते हुए अपने चारों तरफ वहाँ पे एक फायर फॉर्मेशन बना दी थी, जिसके चलते अब उन एंशिएंट ट्री की स्पिरिचुअल रूट्स उन सभी के ऊपर हमला करने से डर रही थी। और देखते ही
देखते उन स्पिरिचुअल रूट्स ने भी वहाँ पे आपस में मर्ज होते हुए वहाँ पे जायंट स्पिरिचुअल हैंड्स का रूप ले लिया था और वो वहाँ पे उनकी प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगे थे, जहाँ एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उनकी वो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। जो देखकर तो अब हाल मास्टर यिन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अपने लोगों की मदद से जल्दी से वहाँ पे उस सेंशियल ट्री को चारों तरफ से कहते हुए उस सेंशियल ट्री को ही वहाँ पे ट्रैप करने का डिसाइड कर लिया था और अपने लोगों के साथ मिलकर वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगी थी। और देखते ही देखते उन लोगों ने वहाँ पे अपनी उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए काफी हद तक उस ट्री को वहाँ पे संभाल लिया था। लेकिन तभी हाल मास्टर यिन को वहाँ पे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और ये एहसास होते ही हाल मास्टर यिन वहाँ पे जल्दी से उस पर्सन को बाहर आने के लिए कहती है। और जब वो पर्सन वहाँ पे निकल कर बाहर आता है तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मास्टर ही था जिसका नाम मास्टर चैंग था। उसे देखकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की। हाल मास्टर यिन की ये बात सुनकर मास्टर चैंग वहाँ पे उसकी चापलूसी करते हुए कहता है, हाल मास्टर आपसे कुछ भी छुपा पाना मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हूँ। असल में मेरा सामना ग्रीन वैली के अंदर किन फेंगमिंग के साथ हो गया था और उसी ने ही मेरी ऐसी हालत की है। किन फेंगमिंग तो आपको याद ही होगा जिसे आपका फोक्स अलायंस चारों तरफ ढूंढ रहा है। ऊपर से मेरे साथ वहाँ पे एक मेरा साथी भी था, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मुझे भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागना पड़ा, वरना तो मैं वहीं पे उस फेंग को मार देने वाला था। वहीं मास्टर चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाल मास्टर यिन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जल्दी से उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि किन फेंगमिंग कहाँ है वो। जिसपे मास्टर चिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए हाल मास्टर यिन से कहता है कि उसके दोस्त को मैंने आपके लिए ग्रीन वैली के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी तक वो भी वहीं पे होगा। तो अगर हम लोग अभी वहाँ पे जाते हैं तो आपको अपने हाथों से किन फेंगमिंग को मारने का मौका मिल जाएगा। मास्टर चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाल मास्टर यिन वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप प्लान बनाने में इतने ज्यादा माहिर हो, आपकी एबिलिटीज वाकई काफी ज्यादा कमाल की हैं। अपनी तारीफ सुनकर मास्टर चैंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो इसके लिए हाल मास्टर यिन का शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन तभी अचानक ही हाल मास्टर यिन अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगी थी और बेचारा मास्टर चैंग वहाँ पे कुछ समय पाता। उससे पहले हाल मास्टर यिन ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चैंग को गले से पकड़ते हुए उसे वहाँ पे ऊपर हवा में उठा दिया था और उसी के साथ साथ उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म भी कर दिया था, क्योंकि हाल मास्टर यिन को वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर लगे हुए ट्रैकिंग क्लिसमैन के बारे में पहले से ही पता चल गया था। और मास्टर चैंग को मारने के बाद हाल मास्टर यिन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, कितना बेवकूफ था, इसे लग रहा था कि इसने किन फेंगमिंग को फंसा लिया है, लेकिन उल्टा किन फेंगमिंग ने ही इसे फंसा रखा था। और ये कहकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे उस ट्रैकिंग क्लिसमैन को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, किन फेंगमिंग तुमने हमारे फोक्स क्लैन के नोरिशिंग इनवुड को चुराने की कोशिश की और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने एल्डर्स की सजा भुगतनी पड़ी, जिसकी सजा अब मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा देने वाली हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।